हेलो बच्चों, वेलकम टू रजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हम लोग जो 75 डेज सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आई गेस आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ आया होगा। पहली यूनिट चल रही है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आपको मैम ने कराया होगा, नीलम मैम ने। और अब जो आपके सामने हम लोग आज चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। लिंक चैप्टर है, लिंक करते हुए चलना है क्योंकि बहुत हमने बेस बना लिया, हमने बेसिक एक पढ़ लिया है। रिप्रोडक्शन क्या है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली है। अब हमें जो मेन चीज़ करनी है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि बेसिकली कि हम लोग अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्दी हम लोग कैसे रख सकते हैं एक दूसरे को। पहले तो खुद को रखो, फिर दूसरे का तो देखा जाएगा, है ना। खुद को कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जब भी हम लोग हेल्थ डिफाइन करते हैं, हम लोग आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोगों ने पढ़ना है कि हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, टाइप्स ऑफ डिजीज, कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो हेल्थ को वहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि अ स्टेट ऑफ मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली फिट अगर कोई है इंसान और सोशली फिट कोई है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है। फिजिकली समझ आता है कि कहीं चोट नहीं लगी हुई है ना, कोई पार्ट डिसेबल्ड नहीं है तो आप हेल्दी हो। इसके साथ साथ मेंटली हेल्दी होना पड़ता है, इमोशनली हेल्दी होना पड़ता है और सोशली। फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल ठीक हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि सोशली आपको कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे रहना है, तो वहां पर फिर आप अनहेल्दी हो सकते हो। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो इसलिए इन सारे स्टेट में अगर आप ठीक हो तो आप कंसिडर करे जाते हो हेल्दी। अब जब भी हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं वो भी वही है, लेकिन हम लोग इस जो हमारी स्टेटमेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ की, वो कितनी है? दैट हेल्थ मींस वेलबीइंग इन फिजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट। लेकिन जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO बोला गया है दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस वेलबीइंग इन फिजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम लोग मतलब यार ये चैप्टर दिया क्यों गया है आपकी नोटबुक में, है ना, आपकी एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली, क्योंकि हर चैप्टर को आपकी बुक में डालने का के पीछे एक रीज़न है, इस चैप्टर के पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में ना हम लोग इतने खुल के बात नहीं करते, है ना। अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड से नहीं कर सकते, बट ये चैप्टर देने का मतलब यही है कि हम लोग इस सब चीज़ों को टैबू ना बनाएं। टैबू मतलब ये होता है बच्चों की, मतलब ऐसे धीरे धीरे जो हम लोग चुप चुप के बात करते हैं और बहुत बड़ी चीज़ कंसिडर करते हैं तो वो ना करें, है ना, इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि प्रॉब्लम्स का क्या होता है, प्रॉब्लम्स जब तक खुल के डिस्कस नहीं करोगे तब तक उनके सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। क्योंकि मान लो मतलब एक इंसान है, उसकी प्रॉब्लम चल रही है, अब वो बहुत कोशिश कर रहा है, वो अकेले नहीं कर पा रहा सॉल्व, लेकिन अगर वो किसी और के साथ डिस्कस करेगा, मे बी उसका दिमाग ज़्यादा चल रहा हो, है ना, मे बी वो और अच्छे से एक्सप्लेन और अच्छा एक सोल्यूशन दे सकता हो। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको ओवरकम करना हमारा काम था। गवर्नमेंट भी इन सारी चीज़ों पे बहुत सारी क्या कर रही है, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही है, इन सारी बहुत सारे क्या कहते हैं उनको टर्म्स लेके आ रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेके आ रही है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है? जो प्रॉब्लम्स हमारे पास है, एक पहली ओवर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी बच्चों उतना ज़्यादा आपके पास जो खाने का रिसोर्सेज है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितनी तेज़ी से हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि जितनी तेज़ी से आपका पॉपुलेशन बढ़ रही है ना उतनी तेज़ी से रिसोर्स नहीं बढ़ रहे, रिसोर्स हमारे पास उतने ही है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स बहुत धीरे 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 बढ़ रहे हैं, तो एक मोमेंट के बाद, एक टाइम के बाद क्या आ जाएगी? स्कैरसिटी आ जाएगी, ड्रॉट प्रॉब्लम्स, मतलब खाने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन को कैसे कम करा जा सकता है? ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन क्या है बच्चों? सोल्यूशन ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं कि
फॉर एग्जाम्पल वो स्लोगन हम दो हमारे दो है ना, तो हम दो हमारे दो में क्या बताया गया है, यही बताया गया है कि दो बच्चे ठीक है। और मतलब बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना है ना, चाइना की भी पॉपुलेशन आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा है, तो उधर तो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि हाँ दो बच्चे हैं तो ठीक है, एक बच्चा है तो ठीक है इंसेंटिव मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है ताकि लोगों को समझ आए कि दो ठीक है, ताकि और ज्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े। ठीक है, दो बच्चे हैं तो यार पेरेंट्स पे भी इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका अवेयरनेस। अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया टीवी पे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक जो एनजीओज होते हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होते हैं, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इन सारी चीज़ों पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। और स्पेसिफिकली उस एरियाज में जहाँ पर लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उस एरियाज में ये प्रोग्राम्स बताए जाते हैं। डॉक्टर्स के थ्रू ज़्यादा प्रोग्राम्स कराए जाते हैं समझाने के लिए, क्योंकि मतलब ज़्यादा टाइम अगर एक विमेन प्रेग्नेंट रह रही है तो वो उसकी बॉडी पे भी तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो एक इंसान की खराब हो रही हो या दो इंसान की या 40 इंसान की, यार प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट चीज है हमारा सेक्स एजुकेशन। ये है एक स्ट्रैटेजी। अब होता क्या है कि जब बच्चा बड़े हो रहे होते हो आप लोग, है ना, जब प्यूबर्टी में आते हो तो नई नई चीजें हमारी बॉडी के अंदर क्या दिखता है, आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लड़कियों में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, लड़कों में ब्रॉड शोल्डर्स, बियर्ड आती है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। अब बच्चों को पता ही नहीं होता। हम लोग 8th क्लास में भी अगर आपको पता हो एक चैप्टर है एडोलसेंस, वो चैप्टर इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो टाइम पीरियड है जब वो प्यूबर्टी शुरू हो रही है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यार ये चेंजेस आ रही है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन वर्क कर रहा है। इसी तरह से सेक्स एजुकेशन भी लगाई जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बारे में आजकल खुल के बात करी जा रही है। क्यों बात करी जा रही है? ताकि मतलब देयर आर वीडियोज जो इंटरनेट यूट्यूब पे अवेलेबल आपको मिल जाती है ना, और उनमें आपको उल्टी चीज़ें दिखाई जाती है। तो वो पर्सपेक्टिव हटाने के लिए आपके लिए सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम अच्छे से खुल के आपको चीज़ें बताई जाती हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ गलत पर्सपेक्टिव ना रहे, है ना, गलत पर्सपेक्टिव ना रहे। तो सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा चलाए जा रहे हैं। अब तो स्कूल्स में मतलब कोशिश करी जा रही है कि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाए, है ना, बताया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस। अब एमनियो वर्ड जब आप सुनते हैं तो हमने जब रिप्रोडक्शन करा है अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने एक सुना होगा एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर बेबी है, सुना है ना, एमनियोटिक फ्लूइड सुना है। अब जब हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करते हैं तो इस एमनियोटिक फ्लूइड की यूज से हम पता लगा सकते हैं कि एक बच्चा लड़का है या लड़की है ना, बच्चा लड़का है या लड़की है। साथ की साथ ये भी पता लगा सकते हैं कि वो जो ग्रोइंग डेवलपिंग फीटस है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके अंदर कोई डिजीज तो नहीं है। ठीक है, अब डिजीज भी ठीक है, हमें पता लग रहा है, अच्छी बात है ना। मतलब हमें फर्स्ट 3 मंथ में जब तक हम लोग टर्मिनेशन करा सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं, अगर उस टाइम पे हमें पता चल गया यार इस बच्चे में ना ये लाइफ टाइम डिजीज रहने वाली है, तो या तो वो क्योरेबल हो तो उसको क्योर कराया जाए, और अगर नहीं है तो उस बच्चे को अबॉर्ट कराना मतलब पूरा के पूरा पेरेंट्स के हक में रहेगा। ठीक है, समझ आ गया, हमें समझ आ गया, डिजीज पता लग रही है, अच्छी चीज है, जेंडर भी पता लग रहा है, गर्ल है बॉय है ये समझ आ रहा है। लेकिन आप लोगों को पता है आप है इंडिया में, और यहां पर अगर लड़कियां पैदा हो रही हैं तो उसको अगर पता लग जाता है कि क्या है विमेन के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन डेवलप कर रहा है, वो जो फीटस है वो एक गर्ल है, तो क्या कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस पे भी आगे जाके बैन कराया गया, एमनियोसेंटेसिस बैन कराई गई। क्यों बैन कराई? क्योंकि एमनियोसेंटेसिस का गलत इस्तेमाल हो रहा था, क्या करने के लिए, फीमेल फीटिसाइड। क्या करने के लिए? फीमेल फीटिसाइड। फीटिसाइड, पेस्टिसाइड, क्या पेस्टिसाइड क्या होता है? जब पेस्ट को मार रहे हैं, यहां पर फीमेल को मारा जा रहा है, फीमेल फीटस को मारा जा रहा है, इसलिए टर्म क्या यूज किया गया है, फीमेल फीटिसाइड यूज किया गया है।
अब नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करने के लिए, दैट इज बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम होगी, है ना, कम होगी इन द सेंस कि जितनी है एटलीस्ट उतनी रहेगी, है ना, और ज्यादा ओवर पॉपुलेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम लोग बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम लोग बहुत सारे बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। अब आजकल छोटे बच्चों को, है ना, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गुड टच बैड टच सिखाया जा रहा है ना, कि कोई ऐसे टच कर रहा है तो दिस इज अ बैड टच, कोई ऐसे टच, मतलब ठीक है, हम लोग सिखा रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। आप लोगों को पता है कि इन इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आप ले लो तो बहुत ज़्यादा रेप क्राइम होते हैं, है ना। अब जब ये क्राइम्स की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो किसी के मेंटल उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिसके साथ भी जो भी विक्टिम है उसके मेंटली इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये ना हो, ये सारी चीज़ें कब कंट्रोल करी जा सकती, कब प्रिवेंट करी जा सकती है, जब हम लोग हर इंसान को एजुकेट करें। क्या एजुकेट करना है? सबसे पहली चीज़ तो ये बतानी है दैट नो मीन्स अ नो, है ना। नहीं का मतलब नहीं है, नहीं करना नहीं चाहिए, नहीं करना तो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेंशुअल होता है ना। इफ टू पीपल आर हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना, तो वो कंसेंशुअल होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत जल्दे टाइम से क्या करा जा रहा है, अवेयर कराया जा रहा है, ताकि ये जो आपके सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है, सेक्स अब्यूज है, ये क्या किया जाए, ये कम हो जाए, है ना। कोशिश पूरी हो रही है लेकिन लोग नहीं सुधर रहे हैं। अब लोग तो पता नहीं कैसे ही सुधरेंगे, दूसरों को सुधारने से पहले हमें खुद को सुधारना पड़ेगा, है ना। तो आई गेस यू ऑल विल वर्क ऑन दिस। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करी जा सकती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी ओवर पॉपुलेशन। सबसे पहली चीज एजुकेशन। भाई इंसान को पढ़ा दो, इंसान को, अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है ना तो वह हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस देखेगा, पॉजिटिव अच्छा क्या हो रहा है, इस चीज से बुरा क्या हो रहा है, वो सब कुछ देखेगा। तो अगर सबसे बड़ी चीज क्या है, एजुकेशन। अगर कोई एजुकेटेड है तो उसको हर चीज के बारे में वो हर पर्सपेक्टिव से सोच पाएगा, तो उसको पता होगा कि यार ओवर पॉपुलेशन नहीं, है ना, हम दो, हमारे दो सही है, एक बच्चा सही है, दो बच्चे सही है। अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो उसे इससे कोई मतलब नहीं है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो एजुकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं ओवर पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। बहुत सारे, जो मैं इतनी देर से ये जो लाइन गा रही हूं, हम दो हमारे दो वाला स्लोगन, ये भी क्या क्या है, एक तरह का फैमिली प्लानिंग स्लोगन है। हम दो हमारे दो, ठीक है, ये क्या है, एक फैमिली प्लानिंग स्लोगन है। तो फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूरल एरियाज में बहुत डॉक्टर्स जाके इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, पार्चुरेशन के बाद, पता है ना, ये सारे टर्म्स पता है आई गेस आप लोग को। पार्चुरेशन के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद, लैक्टेशन पीरियड के बाद, ये बॉडी में, फीमेल की बॉडी में बहुत चेंजेस आ रही है ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। और अगर कंटिन्यूस प्रेगनेंसी, इसलिए बोलते हैं कि एक दो प्रेगनेंसीज के बीच में एटलीस्ट 3 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि भाई विमेन की बॉडी को रिकवर भी तो करना है। ऐसा थोड़ी है मतलब कि एक साथ लगातार, नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी, है ना। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि यार उस लेडी की बॉडी में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो ये सब कहाँ बताया जा रहा है आपको, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में। थर्ड चीज जो कंसिडर करी जाती है वो है मैरिजेबल एज, है ना। एक पूरी मैरिजेबल एज लगाई जा रही है 21 साल की, यार इतने टाइम के बाद शादी होनी चाहिए, इससे पहले यार बच्चे हैं, अभी तुम लोग खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, बच्चों को कैसे संभालोगे। अगर ये एज का बैरियर हटा दिया, है ना, और तुम किसी से बड़े प्यार में हो, है ना, तुमने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, कैसे संभालोगे, नहीं संभाल पाओगे ना। इधर से भी तो बड़ा होना है, मेंटली भी तो बड़ा होना है, इमोशनली भी तो थोड़ा स्टेबल होना है, तभी तो संभाल पाओगे। एक पूरी फैमिली यार बनानी है तो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा, इसलिए मैरिजेबल एज लगाई गई। चौथा इंसेंटिव, जैसे कि मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल
मैं आपको बताती हूँ, जैसे आर्मी सेक्टर्स होते हैं, आर्मी के जो लोग होते हैं, अगर उनके 3 बच्चे हैं तो उनको सिर्फ उनके 2 बच्चों का पैसा वापस मिल जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ये है इंसेंटिव्स, है ना, बेनिफिट्स। 2 बच्चे हैं तो या फिर खर्चा ही क्या आ रहा है, तो अच्छे से हम लोग अपनी फैमिली को क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं, है ना, एक पूरी फैमिली को हम लोग अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर दी मेजर्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अब जब हम लोग इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें 2 चीज पढ़नी है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। 2 चीज यानी कि 2 टॉपिक्स की बात कर रही हूं। एक तो आपको सामने दिख रहा है मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दूसरा चीज क्या है, दूसरी चीज है आपकी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि इनफर्टिलिटी क्योर करने के लिए हम लोग कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। ये 2 टॉपिक्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। बीच में कुछ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में भी बात करेंगे और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे, है ना। 2 छोटे छोटे टॉपिक जो हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिकली यही टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, बैरियर मेथड्स, नेचुरल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है जो हम लोग अभी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हमारा क्या है, पहले है हमारे नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स भी बोलते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है जो मैंने लिख रखा है, दैट इज रिदम मेथड। अब जब भी हम लोग रिदम मेथड के बारे में बात करते हैं, अब आप लोगों को मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पीरियड है 10th to 17, अगर मैं 28 डेज वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो उसमें जो 10वें दिन से 17वें दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है, ये वो टाइम पीरियड है जब विमेन क्या है, सबसे ज्यादा फर्टाइल है। क्या है, सबसे ज्यादा फर्टाइल है। इस समय सबसे ज्यादा चांसेस है कि उस विमेन में क्या हो जाएगी, वो विमेन कंसीव करेगी या फर्टिलाइजेशन के केसेस चांसेस इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा है। तो यूजुअली क्या होता है कि कपल को, विमेन को पता है अपनी साइकिल के बारे में, है ना, मतलब ऊपर नीचे होती है, बट विमेन इसलिए ये टाइम पीरियड 10 to 17 डेज का लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाती है। बहुत सारे कपल्स इस टाइम पीरियड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन दिनों में कोइटस नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, बहुत सारे जो कपल्स हैं वो 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कोइटस नहीं करते हैं, इंटरकोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस समय क्या है, विमेन सबसे ज्यादा फर्टाइल है। तो अगर कोइटस नहीं करेंगे तो फर्टाइल नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उस टाइम पे, ओवा तो फिर डीजनरेट कर जाएगा, एंडोमेट्रियम डीजनरेट कर जाएंगे, फिर तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं बनता। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो सबसे ये जो मेथड, नेचुरल मेथड यूज किया गया है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी यूज नहीं करा जा रहा एक्स्ट्रा, वो ये है कि 10 to 17 डेज कोइटस करना ही नहीं है ना। कोइटस नहीं करना तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। अब रिस्की है क्योंकि हमें नहीं पता हमारी साइकिल कब ऊपर नीचे हो जाए, है ना। इरेगुलरिटीज आती रहती है हार्मोनल चेंजेस के वजह से, ठीक है। अब मान लो किसी कपल ने इस टाइम पीरियड के बीच में कोइटस नहीं किया, अगले ही दिन कोइटस हुआ, और मान लो इस समय क्या हुआ, इस समय ओव्यूलेशन हो रखा था और स्पर्म आया और इसने स्पर्म ने क्या कर लिया, फर्टिलाइज कर लिया, घपला हो गया, गोची हो गई, गोची। ये तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो साइड मतलब रिस्क है, रिस्क फैक्टर इसमें है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड। कोइटस इंटरप्टस यानी कि कोइटस को इंटरप्ट करना, विड्रॉल यानी कि किसी भी चीज को विड्रॉ करना, है ना। तो ये वो मेथड है कि ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जो मेल है वो क्या करता है, वो ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, जब इंसेमिनेशन होने वाला होता है उससे जस्ट पहले अपनी पीनस वजाइना से बाहर निकाल लेता है। यानी कि वो क्या कर लेता है, वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है ताकि स्पर्म वजाइना में रिलीज ना हो। क्या हो, ताकि स्पर्म वजाइना में रिलीज ना हो। तो अगर वजाइना में रिलीज नहीं होंगे तो उड़ के तो पहुंचेंगे नहीं एग के पास, है ना। तो मेन मोटिव क्या है कि एग के पास नहीं पहुंचने देना है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है।
तो क्या हुआ, कोइटस के टाइम पे बिफोर इंसेमिनेशन या बिफोर इजैकुलेशन जो मेल पार्टनर है वो पीनस विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस या फिर हम लोग बोलते हैं विड्रॉल मेथड। क्या बोलते हैं, विड्रॉल मेथड। अब सुन के ही लग रहा होगा कि ये सबसे ज्यादा रिस्की है। रिस्क के चांसेस क्या है, बड़े बहुत ज्यादा है, बहुत हाई चांस ऑफ रिस्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी सीमेन, थोड़ा सा भी स्पर्म अगर वजाइना के अंदर रिलीज होगा तो वो तो पहुंच जाएगा ना, है ना, वो तो पहुंच जाएगा। तो इस वजह से ये मेथड क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की मेथड है। थर्ड जो मेथड है दैट इज ए लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया यानी कि जब मिनोरिया, एमिनोरिया अनेमिया आपने सुना है, एमिनोरिया यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकती, इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होने का मतलब एग रिलीज नहीं हो रहा है, एंडोमेट्रियम नहीं ब्रेक हो रही है। अब एग रिलीज नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ करेगा, स्पर्म आएगा भी तो किसी के साथ नहीं, कुछ है ही नहीं वहां पे। तो होता क्या है कि आफ्टर पार्चुरेशन हमने एक पीरियड पढ़ा था जिसका नाम था लैक्टेशन। हमने पढ़ा था लैक्टेशन, वो कौन सा टाइम पीरियड है, जब ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा हाई। ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी मेंटेन रहता है, लेकिन ईस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ पाता है, जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एग रिलीज नहीं होता है। तो पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के 6 महीने बाद तक देयर इज नो ओव्यूलेशन, जिसके वजह से एग ही नहीं है। तो अगर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस हो रहा है तो भी फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये है आपका लैक्टेशनल एमिनोरिया। कितने महीने तक, 6 मंथ्स। अब ये जो 6 मंथ्स का पीरियड है ये विमेन टू विमेन वैरी कर सकता है, 4 से 6 महीने का हम लोग टाइम पीरियड लेके चलते हैं। बट इस टाइम पर कोई भी तरह की, इस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, इसलिए ए मिनोरिया लिखा हुआ है। ए मिनोरिया यानी कि ए वर्ड जहां पर भी आ गया है यानी कि एब्सेंट है वो चीज, तो यहां पर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, ये हमारा था नेचुरल मेथड जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके बैरियर मेथड्स। कौन से हैं बैरियर मेथड्स? अब जब भी हम लोग बैरियर मेथड्स की बात करते हैं, बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है कि हम लोग किसी दो चीज के बीच में ऐसे दीवार खड़ा कर दे रहे हैं, है ना। वही दोस्ती वही प्यार, बीच में आ गई किसी भी चीज की दीवार, अब तुम खुद देख सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, तो बैरियर मेथड में हमें अब बैरियर, ये दीवार किसके बीच में खड़ी करनी है? स्पर्म और ओवा के बीच में। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजेशन ना होने देना, कंसीव ना होने देना। तो पहला जो मेथड है दैट इज कॉन्डम्स। पहला मेथड कौन सा है? कॉन्डम्स। कॉन्डम्स क्या है? दे आर लेटेक्स रबरी शीथ। और कौन पहनता है ये जो लेटेक्स रबरी शीथ है? दीज आर वोर्न बाय द मेल्स ऑन हिज पेनिस, ताकि जब ड्यूरिंग कॉइटस इंसेमिनेशन हो, इजैक्यूलेशन हो, तो स्पर्म इसी लेटेक्स रबरी शीथ में रह जाए और ओवा तक ना पहुंच पाए। तो ये जो रबरी शीथ है ये क्या कर रही है? ये आपको क्या कर रही है? बेसिकली बैरियर क्रिएट कर रही है बिटवीन स्पर्म एंड ओवा, ताकि क्या ना हो पाए? ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फेम शील्ड या फीमेल कॉन्डम्स। एक और चीज आप कॉन्डम्स के बारे में याद रख सकते हो, ये क्या है? दैट ये रीयूजेबल, दैट दे आर नॉट रीयूजेबल। ठीक है, रीयूजेबल नहीं है, और साथ के साथ ये प्रिवेंट करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज। ठीक है, क्या कर रहे हैं? दे प्रिवेंट
ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज। नेक्स्ट है फेम शील्ड या फीमेल कॉन्डम्स। जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो फीमेल कॉन्डम्स क्या है, दे आर यूज्ड बाय फीमेल। आगे से ये इनका जो डायमीटर होता है, 2 रिंग्स होती हैं, आगे वाला डायमीटर बड़ा होता है, अंदर वाला डायमीटर रिंग जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, ये कलेक्ट कर लेती है स्पर्म को अपने पास, ताकि आगे वो एग तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है। और किससे बनी हुई है, पॉली यूरोथेन मटेरियल से। और ये भी क्या होता है, रबरी शीट होती है, ये भी क्या होती है, रबरी शीट होती है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब जब हम लोग डायफ्राम, हम लोगों ने फीमेल कॉन्डम्स हमने पढ़ लिया। अब इसमें एक चीज जो याद रखने की है वो ये है कि फीमेल कॉन्डम्स आर रीयूजेबल, इनको दोबारा रीयूज करा जा सकता है, बट मेल कॉन्डम्स को दोबारा रीयूज नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट है डायफ्राम। डायफ्राम हमारी बॉडी में आप लोगों को पता है यहां पर कैविटीज को डिवाइड करते हुए यहां पर प्रेजेंट है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ऐसे ये वाला डायफ्राम भी डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये भी कौन वेयर करता है, दिस इज ऑल्सो वोन बाय फीमेल, फीमेल वेयर करती है, ठीक है। सर्वाइकस सर्विक्स पे वेयर करती है, ताकि क्या कर सके, एक बैरियर क्रिएट हो सके, ताकि स्पर्म और एग एक दूसरे से ना मिले। नेक्स्ट जो है, अरे रुक जाओ, यहां पर मिट गया, ये दोबारा लिख देती हूं। नेक्स्ट क्या है, सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप चीख चीख के बोल रही है कि मेरे को फीमेल वेयर करती है ऑन हर सर्विक्स। और मोटिव क्या है कि यार बैरियर बनाना है। बैरियर मेथड्स का मोटिव ये है कि स्पर्म को एग से मिलने ही नहीं देना, इन दोनों की जुदाई का रीजन आप हो, है ना, आप मिलने नहीं दे रहे हो। तो ये क्या है, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट, ये सारी चीजें, मतलब इस कॉन्डम के अलावा जो हमने बाकी सारी चीजें पढ़ी है, ये क्या है, दे आर यूज्ड बाय फीमेल्स। कौन यूज कर रहा है, फीमेल यूज कर रहा है, कर रही है, कर रहा है नहीं, कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है केमिकल मेथड्स। अब बेसिकली होता क्या है, कुछ तरह के केमिकल स्पर्मिसाइडल केमिकल्स हमारी मार्केट में अवेलेबल है इन डिफरेंट फॉर्म्स, क्रीम्स के फॉर्म में है, जेलीज के फॉर्म में है, फोम टैबलेट्स के फॉर्म में है। अब होता क्या है कि जो स्पर्मिसाइडल, फीटिसाइडल, पेस्टिसाइडल बताया था ना, स्पर्मिसाइडल यानी कि स्पर्म को मारने वाले केमिकल्स यहां पर यूज होते हैं। कौन यूज होते हैं, स्पर्म को मारने वाले केमिकल्स। अब कुछ केमिकल्स कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, क्रीम्स के फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ केमिकल्स को। फॉर एग्जाम्पल क्या है, डेल्फिन। ये क्रीम्स क्या करती हैं, स्पर्म एंटर कर रहा है, उसकी मोटिलिटी डिक्रीज कर देंगे, उसकी फर्टिलाइजिंग पावर डिक्रीज कर देंगी और पूरे स्पर्म को डिग्रेड भी कर देती हैं। नेक्स्ट है जेलीज। जेलीज फॉर एग्जाम्पल वॉल पर, ये भी क्या कर रही है, स्पर्म को डिग्रेड करने में हेल्प करती है, ताकि स्पर्म भले ही एंटर कर रहा है बॉडी के अंदर फीमेल की, लेकिन एग तक नहीं पहुंच पा रहा है। एंटर कर रहा है, कोई रोक भी नहीं रहा, लेकिन एग तक नहीं पहुंच पा रहा। थर्ड जो है वो है फोम टैबलेट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैब। इसमें आपका कौन सा केमिकल यूज हो रहा है, मोनोजाइनोल 9। कौन यूज हो रहा है, मोनोजाइनोल 9। अब इसमें होता क्या है, फोम टैबलेट्स यानी कि फीमेल की बॉडी में क्या करता है ना, ये म्यूकस का अमाउंट इंक्रीज कर देता है, थिक म्यूकस प्रोड्यूस करने लगता है। कहां पर, सर्विक्स में, वजाइना में बहुत थिक म्यूकस रिलीज होता है, बनने लग जाता है, जिसके वजह से जब स्पर्म रिलीज होगा तो वो उस म्यूकस में ही एंट्रैप रह जाएगा। अब म्यूकस में ही एंट्रैप करने का मतलब क्या है कि उसको एग तक नहीं पहुंचने देना है ना। तो जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्या नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। बेसिकली दीज आर द डिवाइसेस जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, यूट्रस में ये फिट करे जाते हैं, ताकि क्या करा जा सके, ताकि हमारी जो प्रेगनेंसी है उसको रोका जा सके, कंसीव ना होने दिया जाए या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होने दी जाए। सबसे पहले है इनर्ट आईयूडीज, एग्जाम्पल लिपीज लूप। इसमें किसी भी तरह का स्टेरॉइडल
केमिकल या हार्मोन हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं, ये फीमेल के यूट्रस में हम लोग प्लांट कर देते हैं। और वो क्या करती है, फीमेल का जो यूट्रस है उसकी जो पूरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, उस लाइनिंग को ये क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, जिसके वजह से अगर फर्टिलाइजेशन हो भी रहा है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो ये क्या है, लिपीज लूप, फॉर एग्जाम्पल लिपीज लूप। नेक्स्ट है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग यानी कि दीज आर दी आईयूडीज, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, जो यूट्रस में फिट करे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो आईयूडीज है ना, ये क्या रिलीज कर रहे हैं, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। अब कॉपर आयंस का फंक्शन क्या है कि दीज कॉपर आयंस विल सप्रेस द मोटिलिटी। स्पर्म आएगा, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देंगे, उसकी फर्टिलाइजिंग पावर को कम कर देंगे, ताकि अगर मोटिलिटी हमने कम कर दी फिर भी वो जैसे तैसे ओवा तक पहुंच गया तो वो उसको फर्टिलाइज ना कर पाए। क्योंकि हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाती कि स्पर्म आया, ओवा आया, दोनों ने एक दूसरे को हाय बोला और फ्यूजन हो गया। नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, है ना। एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, पूरी लेयर्स हटती हैं, फिर आपका जोना पेलुसिडा हटती है, तो बहुत सारी चीजें होती है फर्टिलाइजेशन से पहले। तो वो चीजें करने की ताकत हमें स्पर्म में छोड़नी ही नहीं है। वो कौन कर रहा है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर आयंस, ये सारा काम कर देते हैं, मोटिलिटी कम कर देंगे और फर्टिलाइजिंग पावर कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी, मल्टीलोड 375 और कॉपर 7। ठीक है, ये सारे क्या है, दे आर दी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। प्रोजेस्टासर्ट या प्रोजेस्टिन हार्मोन यूज किया जाता है, ये भी यूट्रस में इंप्लांट करे जाते हैं, यूट्रस में लगाए जाते हैं। अब इनका मोटिव ये क्या है, हार्मोन यूज कर रहे हैं, ये क्या यूज कर रहे हैं, हार्मोन यूज कर रहे हैं। तो ये दो चीज कर सकते हैं, जो जहां कहीं भी हार्मोन इन्वॉल्व है वहां पर दो चीज हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, म्यूकस को थिक कर सकते हैं, म्यूकस को क्या कर सकते हैं, थिक कर सकते हैं, ताकि अगर स्पर्म आए तो उसी म्यूकस में वो एंट्रैप होके रह जाए, उसी म्यूकस में वो फंस के रह जाए। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को वीक बना दे। ठीक है, क्या कर दे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को वीक कर दे, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन मान लो हो गई, स्पर्म पहुंच गया, हमने बहुत कोशिश करी उसको म्यूकस में रोकने की, लेकिन जैसे तैसे स्पर्म पहुंच गया, उसने फर्टिलाइजेशन भी कर ली, लेकिन फर्टिलाइजेशन डू नॉट लीड्स टू प्रेगनेंसी। हर फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी में चेंज नहीं होती है। हमने बहुत एनसीईआरटी में क्लियर लाइन पढ़ी है दैट इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, और इम्प्लांटेशन के लिए ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम में एम्बेड होना पड़ता है। तो अगर वो ब्लास्टोसिस्ट के लिए, मतलब उस इम्प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए, एक ब्लास्टोसिस्ट चाहिए, चलो वो बन गया, लेकिन अगर वो एंडोमेट्रियम खराब है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी और फिर प्रेगनेंसी के चांसेस 0। तो या तो वो एंडोमेट्रियम को ही वीक कर देगी या फिर म्यूकस को थिक कर देगी, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है वी हैव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि हम लोग जो दवाई यूज करते हैं उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अब देयर आर बेसिकली कंबाइंड पिल्स, मिनी पिल्स और एक नॉन स्टेरॉइडल पिल। ठीक है, कंबाइंड पिल्स यानी कि कंबाइंड से बहुत क्लियर पता चल रहा है कि कुछ चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं जो आपस में कंबाइन हो रही है, फिर हमारी क्या बन रही है, फिर हमारी पिल बन रही है। करेक्ट है, यही हो रहा है। तो जब हम लोग कंबाइंड पिल की बात करते हैं तो वी हैव प्रोजेस्टिन, जो कि क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, और ईस्ट्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं उस पिल के अंदर। ठीक है, दोनों का अपना अपना रोल है। प्रोजेस्टेरॉन क्यों चाहिए हमारी बॉडी को, ताकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे। करेक्ट बोल रही हूं, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे। दूसरा, ईस्ट्रोजन का भी रोल क्या है कि ईस्ट्रोजन रहेगा तो हमारा ओव्यूलेशन हो पाएगा, ओव्यूलेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल ढंग से होगी। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये जो कंबाइंड पिल है, एक विमेन अपनी बॉडी मतलब 21 डेज हर महीने, पूरे महीने में जितने भी मतलब 21 दिन ये पिल लेती है। विमेन क्या करती है, एक महीने में 21 डेज के लिए पिल लेती है। अब वो 21 डेज कौन से हैं, जिस टाइम पीरियड, जिन दिनों में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है,
जिन दिनों में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है उन बाकी मतलब 4 to 5 डेज ऐसा हम लोग बोलते हैं, 6 to 7 डेज हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये टाइम पीरियड कौन सा है, मेंस्ट्रुएशन वाला टाइम पीरियड है जब ब्लीडिंग हो रही है। जैसे ही वो ब्लीडिंग फेज खत्म होगा उसके बाद से एक विमेन ये पिल्स लेनी शुरू करेगी फॉर 21 डेज, एग्जैक्ट 21 डेज के लिए पिल्स लेती है। जो क्या करता है, इन पिल्स के वजह से, ये पिल्स लेने के वजह से या तो क्या हो रहा है, उस विमेन की बॉडी में ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है। मतलब ओव्यूलेशन नहीं होने का मतलब क्या है, ओवरी रिलीज ही नहीं कर रही है ओवा, और अगर ओवा ही नहीं आ रहा है तो स्पर्म आएगा भी तो क्या करेगा, क्या ही कर लेगा, फर्टिलाइजेशन तो नहीं कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या करेगा, मान लो ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन फिर वो स्पर्म को नहीं पहुंचने देगा। स्पर्म को कैसे नहीं पहुंचने देगा, म्यूकस को क्या कर देगा, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देगा, जिसके वजह से जो स्पर्म है वो इसी म्यूकस में फंस के रह जाएगा। नेक्स्ट है मतलब पहुंच गया, मान लो ओव्यूलेशन हो गया, मान लो म्यूकस थिकन करने के बाद भी क्या हुआ, आपका स्पर्म पहुंच गया, फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम वॉल की और वॉल में क्या कर देगा, ऑल्टरेशन कर देगा, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, नको बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। या फिर क्या करता है, इट सप्रेसेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारी फेलोपियन ट्यूब भी कुछ सिक्रीटरी एक्टिविटी करती है। हमने ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वापस जाके पहले वो लेक्चर देख लो, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लीज देख लो, ठीक है। तो वो सिक्रीटरी एक्टिविटीज को भी क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, अब कंबाइंड पिल के एग्जांपल्स आर माला डी, माला एल, और मिनी पिल्स आर जिसमें से प्रोजेस्टेरोन इन्वॉल्व है और ईस्ट्रोजन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देयर आर पिल्स जिसमें किसी भी तरह का स्टेरॉइडल चीज यूज नहीं हो रही है, वो कौन सी है, एक नॉन स्टेरॉइडल पिल इज सहेली किसने बनाई थी, CDRI लखनऊ ने बनाई थी, ठीक है। ये क्या है, एक तरह की नॉन स्टेरॉइडल पिल है। क्या है, नॉन स्टेरॉइडल पिल है। अब जब कोई हार्मोन नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, तो कौन कर रहा है, कौन प्रेगनेंसी को, कौन कंसीव होने को रोक रहा है, तो इसके सहेली के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है सेंटक्रोमन मॉलिक्यूल। ये वो केमिकल है या ये वो मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है। अब ये सहेली इसलिए खास है क्योंकि जिस तरह से ये जो कंबाइंड पिल्स थी, मिनी पिल्स थी, इनको महीने में 21 दिन लेना पड़ रहा था, लेकिन इस सहेली को जब ये लेना, कोई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है ना, नॉन स्टेरॉइडल पिल को, तो क्या करता है, बोलता है कि पहले 3 महीने आपको ये हफ्ते में 2 बार लेनी है, ठीक है। अब 21 दिन से हफ्ते में 2 बार, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 8 पिल, बहुत डिफरेंस आ जाता है ना। फिर 3 महीने के बाद आपको ये पिल वंस अ वीक लेनी है। तो अब जितनी कम दवाई उतना कम साइड इफेक्ट, है ना। एक तो कोई हार्मोन नहीं है ना, कोई स्टेरॉइडल पार्ट, कोई स्टेरॉइडल चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो साइड इफेक्ट वैसे भी कम है, बहुत ज्यादा कम है, मतलब न्यूनतम है, बिल्कुल कम ही है, बिल्कुल खत्म। वहीं पर इनमें जो 21 डेज वाली पिल्स है, इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, एंजाइटी, ये सारी चीजें हमें इनके अंदर देखने को मिलती है जब हम लोग कंबाइंड पिल्स ले रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है इंजेक्शंस। 3 महीने के लिए बेसिकली जब लोग इंजेक्शंस की बात करते हैं तो इंजेक्शंस क्या करते हैं, ऑल्टरेशन कर देते हैं हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, प्लस आपका क्या करेंगे, ओव्यूलेशन नहीं कर देंगे। तो 3 महीने के लिए एक इंजेक्शन है DMPA और 2 महीने के लिए NET-EN। ये आपके NCERT में नहीं गिवन है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, बस पढ़ लेना, NCERT का पोर्शन नहीं है, ये क्या है, NCERT का पार्ट नहीं है, बट ये भी एक क्या है, दिस इज द मेथड जो यूज होता है एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है।
नेक्स्ट है इम्प्लांट्स, ये एनसीईआरटी में है, इसका डायग्राम भी बना हुआ है, वो जो हाथ में ऐसे स्टिक सी ले रखी है ना एक इंसान ने और हाथ की फोटो डली हुई है एनसीईआरटी में, वो आपका इम्प्लांट्स है। तो बेसिकली इम्प्लांट्स क्या है, दे आर दी हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल एक इम्प्लांट है जिसका नाम है नॉर प्लांट। अब ये जो नॉर प्लांट है ये आपको कॉन्ट्रासेप्शन देता है फॉर 4 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए ये क्या दे रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन दे रहा है। अब आपने देखा होगा उस डायग्राम में ऐसे करके 5 पिल्स है, 5 रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बीनीथ द स्किन फैन शेप्ड में लगाया जाता है। इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बीनीथ द स्किन फैन शेप्ड में अरेंज किया जाता है। और ये कैप्सूल, ये जो पिल्स है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, किसके बने हुए हैं, सिलिकॉन कैप्सूल के। किसके हैं, सिलिकॉन के बने हुए। और अगर हार्मोन है तो क्या कर रहे होंगे, या तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को अल्टरनेट कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, या फिर ये कर रहे हैं आपका एंडोमेट्रियम की जगह म्यूकस थिकन कर दे रहे हैं। म्यूकस को क्या कर दे रहे हैं, थिक कर दे रहे हैं, जिसके वजह से स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और एग्जांपल है इम्प्लानॉन। ये एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या देता है आपको, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका नॉर प्लांट वाला है ना, इसके अंदर कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टिन हार्मोन है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, दे आर यूज्ड एज, मतलब इनको ना फैन शेप में अरेंज करा जाता है बीनीथ द स्किन, ताकि ये आपको क्या प्रोवाइड कर सके, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वी हैव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली क्या होती है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक कपल है जिसने अनप्रोटेक्टेड कोइटस किया है ना। अब ताकि कोई प्रेगनेंसी का चांस ना हो, मतलब बिल्कुल प्रेगनेंसी के चांस को हटा देने के लिए वी हैव सर्टन पिल्स जो आपको मार्केट में, आपको इवन एड्स प्रोमोस देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 यानी कि कोइटस के, है ना, अनप्रोटेक्टेड कोइटस के 72 आवर्स में, 72 आवर्स के विद इन अगर आप ये अनवांटेड 72 लेते हो तो फर्टिलाइजेशन को वो निल कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा उसके चांसेस। ठीक है, क्या कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा उसके चांसेस। नेक्स्ट है आईपिल। आईपिल विद इन 24 आवर्स लेनी पड़ती है ताकि कंसीव ना हो, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। तो ये क्या है, दीज आर दी मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। नेक्स्ट है आपका मिफप्रिस्टोन। अब ये जो मिफप्रिस्टोन है ना, ये उन केसेस में यूज किया जाता है जहां पर इम्प्लांटेशन हो चुकी है। अब उस इम्प्लांटेशन को बिल्कुल बहुत आगे वाले प्रॉक्सिमल स्टेज में खत्म करने के लिए, उस प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए वी कैन यूज मिफप्रिस्टोन। ठीक है, मिफप्रिस्टोन यूज करी जाती है इन केसेस में, जिसके वजह से फिर प्रेगनेंसी एंड हो जाती है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग अभी इसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ये रहा बेसिकली एक हमारी RU 486 है मिफप्रिस्टोन्स। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एंटी प्रोजेस्टिन हार्मोन डला हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ताकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन करने के लिए हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो मिफप्रिस्टोन है इसके अंदर क्या है, एंटी प्रोजेस्टिन केमिकल है जो प्रोजेस्टेरॉन के उल्टा काम करेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को रोके रखने का काम कर रहा है तो ये उस एंडोमेट्रियम को ब्रेक डाउन करने का काम करेगी। अब ये मान लो एंडोमेट्रियम है और यहां पर आपका क्या है, ब्लास्टोसिस इंप्लांट हो चुका है। अब ये एंटीप्रोजेस्टिन ये आपकी एंडोमेट्रियम को ब्रेक कर देगी। तो अगर एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी तो आपका ये ब्लास्टोसिस भी तो टूट के गिर जाएगा, फिर तो प्रेगनेंसी गई। तो ये उसी तरह वर्क करता है कौन, मिफप्रिस्टोन। ठीक है, सो बेसिकली इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्या कर रहा है, इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा जब हम लोग अबॉर्शंस की बात करते हैं तो मेडिसिन से यूज होने वाला ऑपरेशन हो गया। सक्शंस और सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं अबॉर्शन के। ठीक है, अबॉर्शन के, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव सर्जिकल मेथड्स।
अब जब भी हम लोग सर्जिकल मेथड्स के बारे में बात करते हैं, हमारे पास दो है, एक वेसेक्टोमी है और एक ट्यूबेक्टोमी है। जब हम लोग वेसेक्टोमी की बात करते हैं, वेसेक्टोमी मेल्स में होती है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मेल्स में जो वास डिफरेंस था, स्पर्म डक्ट था, उसको कट कर दिया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है, जिसके वजह से स्पर्म का पाथ क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। मतलब आप डेली एक रास्ते से घर जा रहे हो और आज उस रास्ते को किसी ने तोड़ दिया या वहां पर कंस्ट्रक्शन होगी, तो आपको दूसरा पाथ लेके जाओगे आप लोग, है ना। यहां पर दूसरा पाथ है ही नहीं, तो क्या होता है बेसिकली यहां पर क्या किया, हमने स्पर्म को ओवा के पास पहुंचने के लिए रोक दिया। अब एक मिथ जो वेसेक्टोमी से है रिलेटेड है कि मेल्स को लगता है अगर वो वेसेक्टोमी कराएंगे, वास डिफरेंस को कट एंड टाई कराएंगे, तो उनकी मेलनेस कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो रही है, स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है, तो मेलनेस कम नहीं हो रही है। यहां पर वास डिफरेंस को काट रहे हैं, टेस्टिस के साथ कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ट्यूबेक्टोमी। जब हम लोग ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में हो रही है, और ये वो केस है जब फीमेल्स में जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट एंड टाई कर दिया जाता है, ताकि अगर स्पर्म आ रहा है थ्रू इंसेमिनेशन, इजैक्यूलेशन, तो स्पर्म ओवा तक ना पहुंच पाए, ठीक है। ओवा तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि यहां पर भी हमने पाथ को ब्लॉक कर दिया है। क्या कर दिया है, पाथ को ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लगाया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है ना। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि जो फर्स्ट 12 वीक्स हैं दे आर दी सेफेस्ट वीक। जब प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट करानी है तो उस टाइम पीरियड में करवा सकते हैं। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो 3 मंथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ट्राइमेस्टर। 3 मंथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एक ट्राइमेस्टर। और 3 महीने में कितने वीक्स होंगे, 12 वीक्स, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अगर विमेन अबॉर्शन कराती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराती है, तो वो सबसे सेफेस्ट है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, क्योंकि उस समय फीटस का डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो चुका होगा। तो फर्स्ट मंथ में, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वी कैन यूज मिफप्रिस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल। मिफप्रिस्टोन अभी बताया, मीजोप्रोस्टोल भी वही टैबलेट है जो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर अबॉर्शंस, फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये दोनों टैबलेट्स कैन बी यूज, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख चुका है, हम लोग इसमें मैं आपको समझाऊंगी जहां पर समझाने वाली चीज है। और हम लोग एड्स तो वहां पर पढ़ेंगे ही, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे हो सकती है। तो हमारे बॉडी फ्लूइड से ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले लो, है ना। एक इंसान जो मान लो इन्फेक्टेड था, ये क्या है, इसको एसटीडी थी, इस बेचारे को एसटीडी नहीं थी, ठीक है। अब ये किसी काम से कहाँ आया, हॉस्पिटल में आया, ठीक है। और इसको मान लो क्या जरूरत थी, ब्लड डोनेट करने की जरूरत थी, मतलब ब्लड की जरूरत थी। तो इस ए ने इस बी वाले को ब्लड दे दिया। अब जब ये ब्लड दे दिया बिना चेक करे, डॉक्टर ने ब्लड बी में डाल दिया, अनइन्फेक्टेड पर्सन में डाल दिया, तो क्या होगा, उस ब्लड के साथ साथ वो एड्स वाला वायरस या वो एसटीडी, कोई सी भी एसटीडी हो, उसका वायरस किस में चला गया, बी में चला गया, बी भी इन्फेक्टेड हो गया विद दैट एसटीडी। सेकेंड चीज क्या हो सकती है, सेकेंड हमारा होता है कि मान लो ए हमारा क्या था, इन्फेक्टेड, बी हमारा अनइन्फेक्टेड था। ए ने कोई ब्लड टेस्ट कराया। अब जिस ब्लड टेस्ट में जब वो ब्लड टेस्ट कराया होगा, तो जिस सुई से वो ब्लड निकाला होगा, उसी सुई को कहाँ यूज कर लिया गया, बी, अनइन्फेक्टेड पर्सन के लिए। तो वो क्या हुआ, वो उस तरह से एसटीडी की ट्रांसमिशन हो गई, उससे क्या हुआ, एसटीडी की ट्रांसमिशन हो गई।
नेक्स्ट थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है थ्रू सीमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सीमेन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। सीमेन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जिसके वजह से जो आपका एसटीडी वायरस है वो क्या होता है, एक अनइंफेक्टेड पर्सन की बॉडी में आ जाता है थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन। सही है, समझ आया, समझ आया कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, अब बहुत सारी हमें डिजीज पढ़नी है, ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है क्लेमाइडिया। कौन कॉज कर रहा है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, यहां पर थिक डिस्चार्ज हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन और पेनफुल यूरिनेशन। यानी कि जब यूरिन पास आउट हो रही है तो उस समय बर्निंग सेंसेशन और पेन हो रहा है। थिक डिस्चार्ज, जो म्यूकस है वो बहुत ज्यादा थिक हो रहा है। अगर ये क्लेमाइडिया को स्टार्टिंग में ट्रीट नहीं किया गया तो मेल्स के अंदर एपिडिडिमिस क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्पाज्म आ जाता है, जिसके वजह से फिर मेल के अंदर स्टेरिलिटी आ जाएगी। और स्टेरिलिटी का मतलब क्या है कि अब क्या है, वो जो मेल है वो बेबी प्रोड्यूस कर नहीं सकता, वो मेल बेबी प्रोड्यूस कर नहीं सकता। वहीं पर सेम केस अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो अगर क्या कॉज होगा, सबसे पहले सर्विक्स में इंफेक्शन कॉज होगा, थिक डिस्चार्ज होगा और पस डिस्चार्ज होगा, पस लाइक डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेल्विक सोरनेस, लोअर बैक में आपको पेन देखने को मिलेगा अगर फीमेल की बात करें, और एब्डोमिनल पेन दिखता है इन केस ऑफ क्लेमाइडिया। ठीक है, इन केस ऑफ क्लेमाइडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका गोनोरिया। कौन कॉज कर रहा है, निसेरिया गोनोरिया। अब जब लोग निसेरिया गोनोरिया के बारे में बात करते हैं, ये क्या कर रहा है, दिस कॉजेज इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है इन यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड और एपिडिडिमिस में। यानी कि अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और एपिडिडिमिस की बात कर रही हूं तो यार मैं मेल्स की बात कर रही हूं। और वहीं पर अगर मैं फीमेल बॉडी की बात करूं तो फीमेल बॉडी में आपको वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अब ये बोलोगे नॉर्मल है, वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल वाला नहीं, पस वाला वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा अगर किसी फीमेल को गोनोरिया होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है, अरे एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट है आपका सिफिलिस। कौन कॉज कर रहा है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ये क्या करता है, इसका जो प्राइमरी सिम्टम कैसा है, पेनलेस ओपन सोर्स है ना, वो जो लीजन्स हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, तो पेनलेस ओपन सोर्स हमें देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी सिम्टम, जब ये थोड़ा हायर लेवल पे पहुंच गया है तो स्किन रैशेज और फीवर्स देखने को मिलेंगे, स्किन रैशेज, फीवर देखने को मिलेंगे। लेटेंट स्टेज पे ये कुछ टाइम पीरियड तक सिम्टमलेस हो जाए, यानी कि आपको बताएगी नहीं कि अब मैं चला, मतलब ये क्या फील कराएगी कि अब मैं जा चुकी हूं तो ठीक है। कितने टाइम तक, 20 साल तक। लेकिन जैसे ही ये अपने टर्शरी उन 20 साल बाद ये अचानक से तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी, मतलब ये वही थी लेकिन अब छुप छुप के थक गई है, अब छुप छुप के और नहीं रहना चाह रही है, तो ये क्या करेगी, अचानक से प्रकट हो जाएगी और फिर जिस ऑर्गन में ये ट्रिपोनीमा पैलिडियम आया है उस ऑर्गन में ही डीजनरेशन शुरू कर देगा, उस ऑर्गन को ही डीजनरेट कर देगा। सोचो 20 साल इसने क्या किया, आपके ऑर्गन को डीजनरेट करने का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनाइटल हर्पिस। ये कौन कॉज कर रहा है, एचएसवी कॉज कर रहा है। इसके अंदर आपको पेनफुल जेनाइटल ब्लिस्टर्स दिखेंगे, किस पे, परप्यूस पे। परप्यूस कौन सी है, क्या है, पेनिस पे जो सबसे ऊपर स्किन प्रेजेंट होती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग परप्यूस कहते हैं। तो वहां पर ब्लिस्टर्स होंगे। फीमेल में वजाइना और वुल्वा के ऊपर आपको ये ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो सिम्टम्स है पता कैसे होता है, अभी आ गए चले गए, आ गए चले गए, आ गए चले गए, तो बार बार रीअकरेंस ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ जेनाइटल हर्पिस। और ये दोबारा, और ये क्योरेबल डिजीज नहीं है, ये जेनाइटल हर्पिस इज नॉट क्योरेबल। नेक्स्ट है, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, नेक्स्ट है जेनाइटल वॉर्ट्स। कौन कॉज कर रहा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन कॉज कर रहा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है,
अगर जेनाइटल वॉर्ट्स है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, तो इन केस में कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो कैंसर के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और कौन सा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वुल्वल कैंसर और पेनाइल कैंसर के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे अगर जेनाइटल वॉर्ट्स होता है तो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है एड्स, कौन कॉज कर रहा है, एचआईवी वायरस, रेट्रोवायरसेस, है ना। अब एड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या करना है, इसमें ये आपके मैक्रोफेज का अमाउंट कम कर देता है, इसमें ये आपके टी सेल्स का अमाउंट कम कर देता है, यानी कि ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को इतना डिक्लाइन कर देगा कि अगर कोई ऐसे तुच्चा मुच्चा सा भी वायरस आ रहा है ना, तो वो आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस के अगेंस्ट भी फाइट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एड्स का दूसरा नाम क्या है, स्लिम डिजीज। क्या है, स्लिम डिजीज। हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइकोमोनासिस, कौन क्रॉस कर रहा है, कौन कॉज कर रहा है, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ वजाइना और यूरेथ्रा इन मेल्स। वजाइना और यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी अगर पीएच चेंज हुआ, अगर मतलब हमें पता है कि हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स का एक पर्टिकुलर पीएच है, अगर पीएच चेंज हुआ तो वो जो बैक्टीरिया है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस वो एकदम से रैपिडली ग्रो करेगा और जिसके वजह से वजाइनल डिस्चार्ज, येलो कलर का वजाइनल डिस्चार्ज होता है और इचिंग बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इचिंग बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। अब ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। इनफर्टिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली एक कपल बहुत टाइम से जो बेबी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, वो हम लोग उस चीज को बोलते हैं, उस कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। दूसरा नाम है स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी क्योरेबल है, कुछ ना कुछ करके क्योर कर हो जाएगी, लेकिन स्टेरिलिटी क्योर नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इनफर्टिलिटी का एक मैंने आपको बताया था क्रिप्टोर्किडिज्म, जब अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में बात करी थी, तो वो इनफर्टिलिटी है, वो ऑर्क्योप्लेक्सी के वजह से वो ठीक हो सकती है, लेकिन स्टेरिलिटी कैन नॉट बी क्योर्ड। अब ये इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, मेल्स में अगर स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट चलो कम है ठीक है, लेकिन अगर स्पर्म काउंट ज्यादा भी है लेकिन वो एक हेल्दी स्पर्म नहीं है, उनकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, ठीक है, तो इन सारे रीजंस के वजह से क्या होती है, इनफर्टिलिटी कॉज होती है। अब ये जो इनफर्टिलिटी है, ये इनफर्टिलिटी कुछ टेक्निक्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। और जो टेक्निक्स यूज होती हैं टू क्योर इनफर्टिलिटी, टू क्योर, अरे यार एक मिनट बच्चों, सो बेसिकली जो टेक्निक्स यूज होती हैं टू क्योर इनफर्टिलिटी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो हम लोगों के पास कुछ टेक्नोलॉजीज है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आई गेस सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो ये नाम जरूर सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबीज। सुना है बहुत ज्यादा, अब तो सेंटर्स भी खुल गए हैं, हर जगह टेस्ट ट्यूब बेबीज के सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जब भी हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात करते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबीज यानी कि हमने मानो किसी मेल डोनर से क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया, फीमेल डोनर से एग ले लिया और इनको टेस्ट ट्यूब में डालकर क्या करा लिया है, फर्टिलाइज करा लिया है। क्या करा लिया है, फर्टिलाइज करा लिया है। तो फर्टिलाइजेशन बाहर हुई है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, बाहर हुई है, बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हुई है। फीमेल बॉडी के अंदर होती तो वो इन विवो फर्टिलाइजेशन होती, लेकिन ये क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि स्पर्म और एग बाहर फर्टिलाइज हुए हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक ये आपके मोरुला
स्टेज पे नहीं आएगा तब तक इसको नोटिस किया जाता है। नोटिस किया जाता है मतलब इसको ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे ही मोरुला से ब्लास्टुला वाली स्टेज पे आएगा वैसे ही इसको फीमेल की बॉडी में दोबारा इंसर्ट कर दिया जाएगा और फिर बाद में कुछ दिन बाद चेक किया जाएगा कि इम्प्लांटेशन हुई या नहीं हुई। तो बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन केसेस में यूज हो सकता है जहां पर क्या हो रहा है, फीमेल की बॉडी में जो फीमेल पेरेंट है उसकी बॉडी में क्या है, एग अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो हमने बाहर से फीमेल डोनर यूज कर लिया, ठीक है, बट उसकी एंडोमेट्रियम सब सही है, वो अच्छे से उसको क्या कर सकती है, उसको पूरा ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन केसेस में यूज हो सकता है और ये बहुत यूज हो रहा है हर जगह सेंटर्स है टेस्ट ट्यूब बेबीज के। नेक्स्ट है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी कि ओवा में डायरेक्टली क्या कर दिया है, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया गया है, फर्टिलाइजेशन करवा दी गई है और फिर क्या होगा, फिर आगे जाके उसकी डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्योंकि स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है, दोनों समझ आया। नेक्स्ट है हमारा गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने गैमीट लिया किससे, डोनर से, और इसको फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। फिर क्या करवाया, इंसेमिनेशन कराया, मतलब स्पर्म रिलीज कराए और फिर देखा कि फर्टिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो किस केस में हो, ये कौन सा फर्टिलाइजेशन हुआ, इन वीवो, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कराई गई है, गैमीट को ट्रांसफर करा गया है, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां होगी, एम्पुलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, करेक्ट है। अब जब भी हम लोग गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की बात करते हैं, ये उन केसेस में हो रहा है जब फीमेल की बॉडी एग, मतलब एग प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो हेल्दी एग नहीं है, और या फिर एग प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है, तो हम लोग डोनर क्या कर सकते हैं, एक दूसरी फीमेल डोनर से एग ले सकते हैं और इंसेमिनेशन करा के फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कहां से आएगा, इधर से, इन वीवो है या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इस टेक्निक में, या एक कपल की सिचुएशन दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि इस सिचुएशन में आप कौन सी एआरटी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब यहां पर हमने ले लिया है क्या, हमने ले लिया है स्पर्म, हमने ले लिया है ओवा, बाहर लिया है, बाहर यानी कि बॉडी से बाहर, उनको फर्टिलाइज करा लिया है और उस जाइगोट को कहां पर ट्रांसफर कर दिया है, फेलोपियन ट्यूब में। तो ये भी एक तरह का क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। और अगर जाइगोट से ऊपर वाली स्टेज पे ट्रांसफर कराते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जाइगोट वाली स्टेज पे उसको ट्रांसफर नहीं करती हूं और मोरुला वाली स्टेज पे करती हूं या ब्लास्टुला वाली स्टेज पे करती हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। जाइगोट की स्टेज पे कर रही हूं ट्रांसफर तो होगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और अगर इससे ऊपर वाली स्टेज पे कर रही हूं, मोरुला पे कर रही हूं, ब्लास्टुला पे कर रही हूं, तो मैं बोलूंगी उसको इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्योरली उस पॉइंट पे यूज करी जाती है जब मेल्स का स्पर्म काउंट कम है या फिर हेल्दी स्पर्म यूज नहीं हो रहे हैं। तो क्या किया जाता है, डोनर से, विक्की डोनर मूवी देखी है, देखी होगी, सबने देखी है। विक्की डोनर क्या करता है, स्पर्म डोनेट करता है, तो ऐसे ही मेल डोनर से स्पर्म लिया जाता है और फीमेल की वजाइना में डायरेक्ट क्या कराई जाती है, इंसेमिनेशन कराई जाती है।
क्योंकि एक मेल ड्यूरिंग कोइटस इंसेमिनेट नहीं कर रहा है, अलग से इंसेमिनेशन कराई जा रही है, इसलिए इस प्रोसेस का, इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर इंसेमिनेशन बॉडी के अंदर कराई जा रही है, यानी कि ये कैसा प्रोसेस है? ये एक तरह का इन वीवो प्रोसेस है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहां होगी? फीमेल बॉडी के अंदर होगी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में मेल में क्या थी? कमी थी कि स्पर्म काउंट कम हो गई है, हेल्दी स्पर्म नहीं है। फीमेल की बॉडी फिट है, फीमेल की बॉडी फिट है, उसका ओवा बढ़िया आ रहा है, हर मंथ रिलीज हो रहा है, तो किसकी कमी थी? स्पर्म की, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हमने कर दी है पूरी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है डोनर एग या एम्ब्रियो। तो बेसिकली या एग, फीमेल एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तो हमने क्या करा? हम लोगों ने एग ले लिया किसी फीमेल से, डोनर से, ठीक है, या फिर हम लोगों ने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करा लिया, है ना, एम्ब्रियो वाली स्टेज में आ गया तो जाइगोट इम्प्लांटेशन हम लोगों ने सीधी करा ली, ब्लास्टुला वाली स्टेज में हम लोगों ने पूरा ग्रो कराया किसी की बॉडी में, फिर वहां से निकाल के किसी और की बॉडी में डाल दिया, तो वो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर एग या एम्ब्रियो। फिर है हमारा सेरोगेसी। अब आपने लेटेस्ट वो सुना होगा, प्रियंका चोपड़ा ने सेरोगेसी कराई है ना। तो सेरोगेसी क्या है कि जब हम अपनी बॉडी में, मान लो एग अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है मेरी किसी की बॉडी में, एक पर्सन है, ए फीमेल है, इसकी फीमेल बॉडी में क्या हो रहा है? एग बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फॉर अ चांस इसकी जो एंडोमेट्रियम है वो इतनी फिट नहीं है, वो इतनी हेल्दी नहीं है कि ये पूरे एक बेबी को डेवलप कर पाए, तो उस टाइम पर हम लोग किसी और फीमेल की बॉडी को, उसकी यूट्रस को यूज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, फॉर अ एम्ब्रियो या फीटस की डेवलपमेंट के लिए। तो उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है सरोगेसी, और उन फीमेल्स को कहा जाता है सरोगेट मदर्स। अब आजकल ये बहुत लोग करा रहे हैं, ठीक है, सरोगेसी बहुत सारे लोग करा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कोई कमी है एंडोमेट्रियम में, बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, तो कराया जा रहा है, तो ये सरोगेसी करा रहे हैं, ऐसे भी कराई जा रही है ताकि कोई कमी आए ना। मतलब ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बॉडी चेंजेस होती है, तो वो बॉडी चेंजेस ना हो इस वजह से भी क्या कराई जाती है? सरोगेसी यूज करी जाती है। ठीक है, तो यहां पर होता है इस चैप्टर का समापन। ठीक है, तो अब मिलते हैं विद नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका कौन सा रहेगा? इवोल्यूशन रहेगा। तो अच्छे से पढ़ लेना यार, 75 डेज थोड़ा सीरियस लेके चलो, थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बच्चों।